बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। कर्ज में डूबी पाकिस्तानी सरकार ने आम जनता पर आज आधी रात से महंगाई का बम फोड़ा है। पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमत में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी गई है। शाहबाज सरकार ने एक ही झटके में पेट्रोल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 272 रुपए हो गई है। जी, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में आज की तारीख में 272 रुपए है, जो कि एक रिकॉर्ड है। डीजल की कीमत 280 रुपए पहुंच गई है। इसके अलावा घरेलू इस्तेमाल वाली गैस की कीमत भी दुगनी कर दी गई है। तो ये महंगाई की मार, और वो भी एक झटके में, जो पाकिस्तान के लोगों पर पड़ी है। पाकिस्तान सरकार की तरफ से वो कड़ा फैसला लिया गया है, जिसको लेकर आशंका जताई गई थी कि जब तक ये कड़े फैसले पाकिस्तान की सरकार नहीं लेगी, तब तक पाकिस्तान को IMF से कर्ज नहीं मिलेगा। तो सरकार ने जनता पर मारी है महंगाई की ये मार, और इसके बाद जनता कैसी बेबस हो गई है, क्या कह रही है, ये सुनिए जरा। बस अब उनसे कहिए सांस लेने पे लगा दीजिए, ताकि जब टैक्स देंगे तो हम वो भी ना दे सके और मर जाए। जो आम गरीब है, मैं तो ये समझता हूँ कि बस खत्म कर दे इस गरीब लोगों को। ये मिनी बजट जो पेश हुए ना, एक हमारे सांस लेने पे टैक्स नहीं है, बाकी हर चीज पे टैक्स लग गए। तो गैस आती नहीं, दूसरा ये है कि इन लोगों ने गैस का रेट भी बढ़ा दिए। LPG जो है हमारी LPG, वो भी जो है उसके भी रेट बढ़ गए, और हर चीज़ जो है गैस आती नहीं, 14 घंटे आती है। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हुकूमत जो है संजीदगी से इस पे नोटिस ले, खुदारा जो है लोगों को सहूलत फराहम करे। ये हुकूमत लोगों को सहूलत फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। हमारे घरों में गैस नहीं है, बिजली के बिल आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, पेट्रोल देखो कहाँ पहुँच गया है। खुदारा कुछ रहम करो। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो पाकिस्तान में त्राहिमाम मचा हुआ है, हमारे साथ पाकिस्तान से वहां के पत्रकार, आप देख सकते हैं जमीर अली डतो साहब इस वक्त जुड़ गए हैं, और साथ ही दिल्ली से संजीव श्रीवास्तव जी, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है जमीर साहब के पास पहले चलते हैं और उनसे जानते हैं। जमीर साहब, मतलब बेबसी का आलम देखिए, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि बस अब तो सांसों पर ही टैक्स लगना बाकी है। हालत क्या है जमीन पर पाकिस्तान में? जी बिल्कुल, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि जो PDM सरकार है, जिसकी सरबराही इस वक्त शहबाज शरीफ कर रहे हैं, जबकि उसके अलावा पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी जमात जो है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वो भी इस हुकूमत में शामिल है, जबकि इसके साथ साथ मजहबी जमातें जिसमें मौलाना फजल रहमान है वो भी इसमें शामिल हैं। तो इन लोगों ने आम आदमी का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया है। ये 22 रुपए रात को बढ़ाया गया है, लेकिन इससे 15 दिन पहले 35 रुपए बढ़ाया गया है। तो इस तरह इस महीने के अंदर अंदर तकरीबन कोई 57 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, जबकि उसके साथ साथ अगर हम दूसरी जानब जाते हैं तो तकरीबन 200 से 350% तक गैस की कीमतें बढ़ाई गई हैं, जो आम घरेलू सार्फिन है उनके लिए है, और उसके साथ साथ जो दीगर चीजें वो उसके अलावा महंगी हो गई हैं। तो इसमें पेट्रोल और गैस के साथ साथ जो खाने पीने की अशिया और दीगर चीजें हैं वो इस कदर महंगी हो गई हैं कि अब आम आदमी के लिए मुश्किल है कि वो शायद दाल के साथ भी कोई रोटी खा सके। तो इस वक्त यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो अवाम है वो शदीद तौर पे शहबाज सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं तो जो हमारी अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ, उसको भी कोई अवाम के साथ इतनी दिलचस्पी नहीं है कि उसको अवाम के मसाइल की कोई परेशानी हो। वो बस अपने केसेस में लगे हुए, या फिर हुकूमत गिराकर हमें हुकूमत दे दो, इस कहानी के पीछे घूम रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो आम आदमी है, उसके जो हमारी पाकिस्तानी सियासी पार्टियां हैं, उस पे से एतमाद यकीनी तौर पे मुकम्मल तौर पे उठ चुका है, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि उन्होंने आम आदमी की कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान में जितनी भी सियासी पार्टीज हैं ये बिल्कुल आम आदमी की बात नहीं करते। वो अगर बात करते हैं तो अपने इख्तिदार की नहीं, जमीर साहब, मैं तो आपकी तारीफ करना चाहूंगी। आपने जिस खुलेपन और बेबाकी से पाकिस्तान का सूरत हाल इस वक्त यहाँ ABP न्यूज के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताया है, वाकई में इससे वो दर्द, वो पीड़ा जो आम लोगों की है पाकिस्तान के, वो खुलकर सामने आ गई है।
संजीव जी का मैं रुख करती हूँ, दिल्ली से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। संजीव जी, ये वहां के हुक्मरानों का जिक्र उन्होंने किया, वहां के विपक्षी दलों का उन्होंने जिक्र किया, और कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि किसी को भी पाकिस्तान की आम जनता की कोई फिक्र है नहीं। ऐसे में IMF से कर्ज लेने के चक्कर में ये जो टैक्स का बोझ पाकिस्तान की जनता पर लादे जा रहे हैं बार बार, कि पहले 35 रुपए अब 22 रुपए अचानक से तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। सर, मैं जानना चाहती हूँ, ये सस्टेनेबल है, ये टिकाऊ होगा, या फिर मामला हाथ से निकल चुका है इस वक्त? अवाम है वही अल्टीमेटली इस पूरे क्राइसिस से पिसती है, और ये शुरू से चला आ रहा है। और जैसा कि हमारे पाकिस्तान के मित्र ने कहा कि इसके लिए पाकिस्तान के हुक्मरान जिम्मेदार हैं, और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें पाकिस्तान के जो वास्तविक हुक्मरान हैं, जो पाकिस्तान की आर्मी और ISI है, जो कि पर्दे के पीछे से, चाहे वो पाकिस्तान का पॉलिटिकल तंत्र हो, चाहे वो आर्थिक तंत्र हो, और मिलिट्री तो वो नियंत्रित करते ही हैं, वो जाहिर है कि वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में जो करप्शन है ह्यूज है, जो पाकिस्तान की जो आर्मी और ISI है, वो जो फाउंडेशन के माध्यम से वो जो एक करप्ट तंत्र चलाती है, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान के जो दिखावे की जमहूरियत के जो नेता हैं, वो भी अपनी अपनी सत्ता को बचाने में, सत्ता को पाने में लगे रहते हैं, और सबसे ज्यादा जो पिस्सा है कोई अगर इसमें, तो पाकिस्तान की आम जनता पिसती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, और वो चीज देखने के लिए भी मिल रही है। नेताओं को लेकर जो नाराजगी है आम जनता में पाकिस्तान की, वो साफ तौर पर दिख रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, देश में आधी रात को महंगाई का ये बम फोड़कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनाब शहबाज शरीफ जो हैं, वो तुर्की जा रहे हैं। तुर्की में वो भूकंप से पीड़ित लोगों से मिलेंगे। कर्ज में डूबे पाकिस्तान ने तुर्की को 10 अरब पाकिस्तानी रुपए की मदद देने का भी ऐलान किया है। तो पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, खुद घर में दाने नहीं हैं, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तुर्की चले हैं छवि चमकाने। गजब की स्थिति बनी हुई है। सीधे रुख करते हैं, मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं लगातार। जमीर साहब, जमीर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, बीच में आपकी आवाज नहीं आई थी। गलबन आपका सवाल शहबाज शरीफ का जो दौरा है तुर्की का, उसके हवाले से है। तो देखिए, तुर्की का दौरा तो एक इंसानी अलमिया है, कुदरती आफत आई है, उनसे इजहार हमदर्दी करने के हवाले से तो हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है। या अगर आप उनको कोई इमदाद भी करता है पाकिस्तान, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन बुनियादी बात यह कि जिस तरह तुर्की में ज़िलज़ला आया है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी महंगाई का ज़िलज़ला आया है। तो शहबाज शरीफ को यकीनी तौर पे कम से कम ये बात तो सोचनी चाहिए कि वो तुर्की के लोगों की मदद करे, बिल्कुल करनी चाहिए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ साथ जितने भी दीगर ममालिक हैं, उनको भी तुर्की की मदद करनी चाहिए। लेकिन ये तुर्की की मदद से हटकर अगर हम बात करते हैं, तो जो पाकिस्तान की अवाम है, वो भी इस वक्त शहबाज शरीफ की इमदाद के मुंतज़िर हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इससे पहले जो सैलाब आया था, उसमें लोग बेघर हो गए थे, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, वो कई मसाइल का शिकार हैं। जबकि जो ताजा महंगाई का नया सुनामी आया है, जमीर साहब, आप जिस शानदार तरीके से जमीर साहब एक एक बात इस वक्त यहाँ रख रहे हैं ना, मैं दिल से कह रही हूँ कि वाकई में आप पाकिस्तान के लोगों के लिए इस वक्त बड़ी सर्विस कर रहे हैं सर, बड़ा काम आप उनके लिए कर रहे हैं। आप जिस तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरानों को यहाँ बेनकाब कर रहे हैं, वाकई में वो अंग्रेजी में भी एक कहावत है ना कि साहब, चैरिटी बिगिंस एट होम, और हिंदी में कहा जाता है कि जितनी चादर उतने ही पैर पसारिए। यहां पूरा का पूरा खेल पाकिस्तान के हुक्मरानों का यह लग रहा है कि घर में भले ही आग लगी हो, लेकिन कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी छवि चमकानी है, और इसी चक्कर में तुर्की पर ये पैसे जो लुटाए जा रहे हैं। सबके बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, और वो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान क्यों कर्ज में डूब रहा है, इसका पता वहां की सरकारों के बेफजूल खर्च से समझ में आता है। और वो कहां हो रही है फिजूल खर्ची, ये जान लीजिए। द न्यूज इंटरनेशनल अखबार है, इसने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने कार्यकाल में अपने घर से प्रधानमंत्री आवास तक जाने के लिए खूब पैसे उड़ाए। उनके घर से पीएम आवास की दूरी महज 18 किलोमीटर, जहां आने जाने के लिए करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। सोचिए जरा, 18 किलोमीटर की दूरी और आने जाने में
पैसे खर्च हो गए 100 करोड़। रिपोर्ट में दावा है ये खर्च इमरान की गरीबों के लिए शेल्टर होम बनाने वाली स्कीम पर खर्च से 5 गुना ज्यादा है। हम सीधे रुख करते हैं, तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, ये देखिए, हुक्मरान पाकिस्तान के सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र उनको, ये बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जिस बात का जिक्र आप पहले भी कर रहे थे कि साहब ना सत्ता पक्ष जो फिलहाल वहां पर है और ना ही विपक्ष। जनता करे तो क्या करे, किस पर भरोसा करे, सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। संजीव जी, नहीं कर सकती। अभी आपने अपने रिपोर्ट में दिखाया कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि आप हमें हमारी सांस ही रोक दीजिए, आप हमें आप मार ही दीजिए, इससे अच्छा है कि इस तरह की बेबसी से जीना, इस तरह की भूखमरी से जीने से अच्छा है। तो इस तरीके के बयान जनता दे रही है और जाहिर है कि जनता का भरोसा वहां के हुक्मरानों पर नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है, आखिर करे तो करे क्या। और जाहिर है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो ऐसा लगता है रोमाना जी कि आज भी वो अपनी समस्याओं को लेकर के गंभीर नहीं है। आप सभी जानते हैं, कहने को तो ये रटी रटाई लाइन है, लेकिन बावजूद उसके अगर दिल्ली की गद्दी पर आपको बैठना है तो उत्तर प्रदेश का रास्ता चुनना होगा। तो यहां का मुसलमान जो एम फैक्टर है उत्तर प्रदेश का, क्या सोचता है 2024 के बारे में, कौन से मुद्दे पर वो वोट डालेगा, किस पार्टी के नजदीक जाएगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ खास पैनल मौजूद है। इनफैक्ट यहाँ माइनॉरिटी में इस वक्त राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और बाकी जो तमाम चेहरे आप देख रहे हैं जिनसे मेरी दोस्त शिरी ने आपका तारुफ करवाया है, पार्टी से भी ताल्लुक रखने वाले चेहरे यहाँ पर आपको दिखेंगे, और अलग अलग जो फिरके हैं उससे ताल्लुक रखने वाले भी मुस्लिम चेहरे और धर्मगुरु आपके सामने हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी मैं आपसे इसलिए करना चाहती हूं कि आप इन तमाम चेहरों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से क्या बताना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि ये आपकी तरफ उस निगाह से देखे कि चलिए अब राब्ता कायम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की जाती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, उसके नागरिक मूलभूत अधिकार छिन जाएंगे। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास केवल कहा नहीं मंत्र के रूप में, बल्कि तंत्र में लागू कर दिया। आज जब प्रधानमंत्री के आवास गरीब कल्याण की योजना के तहत मिलते हैं तो 27% हिस्सेदारी मुस्लिमों को मिलती है, अकलियत को मिलती है। देखिए, मसाइल अकलियत के अलग नहीं है, हिंदू की भूख अलग नहीं है, रोजगार के मसले हिंदू या मुस्लिम के लिए भिन्न नहीं हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि कानून व्यवस्था जब खराब होती है तो रोजगार मुस्लिम का भी छिनता है, हिंदू का भी छिनता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, मैं उदाहरण देकर के उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम राजधानी में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का हिस्सा जहां पर सबसे बड़े हथकरघा उद्योग को चलाने का काम अकलियत की कौम करती है, अकलियत तबका करता है, वहां बिजली नहीं आती थी। और जब बिजली नहीं आती थी तो गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, अंबेडकर नगर हो, वहां हथकरघे के कारखाने ठप होते जा रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय को और 18 घंटे कस्बाई क्षेत्रों को देते हैं। ये हथकरघे जब चलते हैं तो मुस्कान मुस्लिमों के चेहरे पर भी आती है, हिंदू के चेहरे पर भी आती है। असीम वकार साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान आई इन सारी चीजों को जो गिनाया? 440 वोट का झटका आपको लगा जब इन्होंने ये सब सुनाया? देखिए, इन्होंने क्या गिनाया इनको खुद नहीं पता, और आसिम वकार अकलियत बोला हमेशा से हंसते रहते हैं। हम लोग परिस्थितियों का मुकाबला करने वाले जंगजू लोग हैं, लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की एक सियासी जंग जारी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बातें आपके सामने यहाँ कही हैं, सब झूठ, सब झूठ, 1% भी सच्चाई उसमें नहीं है। इन्हीं ने कहा कि ये प्रचार होता था, वो प्रचार होता था मुसलमान दोयम दर्जे का। हम लोग तो जानते थे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ही लोग ये कहते थे बीजेपी आएगी तो मुसलमानों का ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उनकी भी समझ में आ गया, आपकी भी समझ में आ गया कि कर आप कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ आप जबानी खर्च करते हैं। इसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है। आप ये कह रहे हैं बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, कल कारखाने नहीं चल रहे हैं। ये जो पीएम आवास योजना है, मुस्लिम लाभार्थी जो 14,13,000 के आसपास बताए जा रहे हैं, वो झूठ है। और ग्रामीण में 33,61,000 के आसपास जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी मुस्लिम, हाँ, वो झूठ है। जबानी आंकड़ों में और पेपर के आंकड़ों में फर्क होता है। जो जबान से कहा जा रहा है वो आंकड़ा गलत है। सच्चा वो होगा जो आरटीआई के द्वारा निकाला जाएगा। इन्हीं ने जितना बताया इसका 1% भी नहीं होगा।
1% भी नहीं होगा। राकेश जी इसका जवाब दें आप, उससे पहले मोहम्मद सुफियान निजामी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 2024 में आपका मुद्दा एक आम मुसलमान के नाते क्या रहने वाला है? जब से मुल्क आजाद हुआ है और मुल्क आजाद होने से पहले भी हमारे मुद्दे, हमारी लड़ाई और हमारा इंतखाब सियासी नुक्ते नजर से हमेशा एक रहा है। वो ये रहा है कि हमने हमेशा उन लोगों का साथ दिया है जो हमारे देश के संविधान पर, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन पर और हमारे देश के आईन पर न सिर्फ भरोसा करते हों बल्कि उसको अमली तौर पर उतारते भी। आपने देखा कि मुसलमान ने कभी भी अपने नाम पर, जाहिर सी बात है कि सबको पता है, तारीख भी इस बात से हम सबको आगाह रखती है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ और उसके बाद उससे पहले जो बंटवारा हुआ, उस वक्त भी मजहब के नाम पर हमने किसी मुल्क को नहीं चुना, बल्कि हमने उस मुल्क को चुना जो संविधान और आईन और जमहूरियत के नाम पर चलता हो। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग जो है वो बुलंद होती है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम हर पंथ, हर मजहब, हर पद्धति में विश्वास करने वाली सरकार है। दोनों में से चुना किसको जाएगा, क्योंकि दिख दोनों रहे हैं? मुझे लगता है शायद हिंदी शब्द के अल्प ज्ञान के नाते ये सब बातें निकलकर सामने आती है। हिंदू राष्ट्र में हिंदू और राष्ट्र ये दो अलग अलग शब्द हैं। हिंदू शब्द को स्थूल बुद्धि से कुछ लोग केवल उपासना या पूजा पद्धति मानते हैं, आरती करना, तिलक लगाना मानते हैं। ये स्थूल बुद्धि है, ये मोटी बुद्धि है, ये इसका अर्थ निकालना बंद करना चाहिए। दूसरा, राष्ट्र शब्द का मतलब देश नहीं है। राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई शब्द है, और जब सांस्कृतिक इकाई होती है तो हमारे व्रत भी होते हैं, हमारे त्योहार भी होते हैं, हमारी परंपराएं भी होते हैं, हमारे रीति रिवाज भी होते हैं। और इन सबके लिहाज से भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र है और भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। लेकिन इस हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी मत, मजहब, विचार के लिए कोई निषेध नहीं है। जो लोग भी देश का स्वरूप बदलकर, देश की स्थिति बदलकर और देश को एक धर्म विशेष का राष्ट्र बनाना चाहते हैं या अपने धर्म के हिसाब से एक राष्ट्र चाहते हैं कि नहीं हमें मिल जाए, हम कर लें, मैं समझता हूं कि यह देश विरोधी काम है। कई और ऐसे लोग हैं जो अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम मुसलमान दावे से कहते हैं कि जो अपने राष्ट्र की, अपने धर्म के नाम पर राष्ट्र की बात करता है वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है। भारत सेकुलर था और सेकुलर रहेगा। अब इसमें चाहे किसी धर्म का आदमी हो, चाहे राकेश त्रिपाठी हो, चाहे मैं हूं। आपको भी पता होगा पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से ये कहा गया कि ओम और अल्लाह जो है वो एक ही है। इस्लाम जो है वो इसी धरती से जो है वो निकला है। इस पर आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साफ बात है, जो ओम और अल्लाह की बात की जा रही है, ओम क्या है? मैंने इसको कई दफा कहा है कि असल में आप अपने हिसाब से समझ रहे हैं और हम अल्लाह को अब बतला रहे हैं। वही जो आप चाह रहे हैं ओम में, वही अल्लाह में, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं है। और जहां तक ये ओम, अल्लाह और मनु और आदम, ये सारी चीजें हैं, मैं ये समझता हूं कि इस पे खुद जमीयत उलमा हिंद की तरफ से आखिरी बयान लगा के उसको बात को खत्म कर दिया गया है। अब हम उसको कि साहब क्या है, अब मैं बताऊं, आपके यहाँ सुबह जो मुख्यमंत्री जी कह के गए हैं हिंदू राष्ट्र से मुताल्लिक, मैं उसको बढ़ाना चाह रहा हूं जिसके ऊपर बात चल रही थी। उन्होंने क्या कहा कि कोई आदमी हज में जाता है तो वहां ये नहीं होता है कि मुसलमान है, इस्लाम है, वहां क्या कहा जाता है, हिंदू है। नहीं, ये नहीं कहा जाता, वहां कहा जाता है इंडियन। देखिए कहां से कहां को ले जाके वर्डों को लगाया जा रहा है। अगर कोई हज करने जाता है या दूसरी कंट्री जाता है तो वहां ये नहीं कहा जाता ये मुसलमान आया है या इस मजहब का आया है, वहां कहा जाता है इंडियन आया है, भारतीय आया है। अरबी में हिंदू नहीं, हिंदी कहा जाता है। मैं कह रहा हूं हिंदी, मैं खुद कहता हूं दूसरे मुल्कों में जाके, हमसे अरबी में बात कोई करता है, हम कहते हैं हिंदी है। लेकिन अब उसमें लाके ये हिंदू का लफ्ज लगा देना, तो यही चीजें गोल गोल, जो गोल गोल घुमाना कहा जाता है ना, वो इसी को कहा जाता है गोल गोल घुमाया जा रहा है। भाई इंडिया, दुनिया में कितनी इंडिया हैं? ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, वेस्ट इंडियन काले वाले, और हम ईस्ट इंडियन। अमेरिका में जो लोग आदिवासी हैं वो रेड इंडियन, अमेर इंडियन, जो रंग लगाए वो लाल वाले। इंडिया माने होता है बैकवर्ड, पिछड़ा, दबा कुचला, गरीब, रंग लगाने वाला। वो हमें गाली दे रहे हैं और आप मान रहे हैं। उन्होंने कहा यू आर बैकवर्ड, आपने कहा यस आई एम बैकवर्ड।
ना आई एम नॉट बैकवर्ड, आई एम भारतीय। उन्होंने कहा आप रंग लगाते हैं चेहरे पर, आप आदिवासी हैं। हमने कहा नहीं, हम आदिवासी नहीं, हम हमारा एक स्टेटस है, हम भारतीय हैं। हिंदी अल्फाज जो है, हिंद अल्फाज जो है, आप चेक कीजिएगा, हिंद अल्फाज पर्शियन का वर्ड है, फारसी डिक्शनरी में मिलता है। फारसी लोगों ने भारत के लोगों को एक नाम दिया अपने हिसाब से, जैसे अंग्रेजों ने इंडिया कहा वैसे फारसियों ने हमें हिंदी कह दिया। इसको सर्च कीजिए, ये पढ़ाई का विषय है, ये जानकारी का विषय है। ना हम हिंदी हैं, ना हम हिंदुस्तानी हैं, ना हम इंडियन हैं, हम भारतीय थे, भारतीय हैं और इंशाल्लाह भारतीय मरेंगे। आपने पहले समझिए, मैं सुनिएगा। जब हमारे मैडम एक गंभीर बात कहने जा रहा हूं। आपने बहुत गंभीरता से नहीं, एक और गंभीर सुनिए। जब हमारा देश का नाम सिर्फ भारतवर्ष था और हिंदुस्तान नहीं हुआ था, तब भी हमारे समुद्र को इतिहास में कहीं भी दर्ज नहीं है कि उसको भारत महासागर कहा जाता था, हिंद महासागर कहा जाता था। देश अगर भारत है तो सागर भी तो भारत होगा, क्यों नहीं भारत सागर कहते थे? ये अल्फाज हैं, ये अपने अपने लोगों ने अपने अपने डिक्शनरी के हिसाब से हमको नाम दिए और हमने वो नाम एक्सेप्ट कर लिए। पर आप मैं आपके मंच पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं मोदी जी से मांग कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुलायम सिंह यादव जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर सरकार बनती है तो देश की इज्जत और अस्मिता के लिए देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत किया जाएगा। मैं फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न हिंदू, न हिंदुस्तान, न इंडिया, हमारे देश का नाम भारतवर्ष होना चाहिए। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा रामचरितमानस से, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपको जो अच्छा लगता है वो स्वीकार कर लीजिए, लेकिन भारत की जो प्राचीन परंपराएं रही हैं, जो भारत की ऐतिहासिकता है, जो भारत के रीति रिवाज परंपराएं हैं, आप उनसे अपने आप को खारिज नहीं कर सकते हैं, आप उनसे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं, अपने पूर्वजों को आप बदल नहीं सकते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। सबका मसला एक है, सब एक ही चाहते हैं कि मानव मात्र का कल्याण कैसे हो, गरीब की, पिछड़े की, जो दलित है, जो वंचित है, उसकी मदद कैसे हो, और सब इसी उद्देश्य में लगे हैं। और इसी उद्देश्य में आज नरेंद्र मोदी की सरकार और योगी आदित्यनाथ सरकार काम कर रही है। पूरे देश की भावना, पूरे देश की भावना इस वक्त यह है कि अडानी ने देश को नुकसान पहुंचाया है। अडानी जो 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन भारत सरकार से लिए हुए हैं, देश का पैसा, उसको वापस कर दें। देश की भावनाओं की कदर कीजिए, अडानी से पैसे वापस मांगिए। और फिर इमरान हसन साहब। हाँ। देखिए, सच्चाई ये है कि अडानी की वर्थ कितनी है, उनके शेयर्स के दाम क्या हैं, इन संदर्भ में इनको कोई जानकारी नहीं। हिंडनबर्ग एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में भी इनको कोई जानकारी नहीं। कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर एक प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की जाती है और उसके आधार पर सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। सच्चाई यह है कि देश के निवासियों का एक एक पैसा सुरक्षित है और इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। न एलआईसी का पैसा किसी का डूबेगा, न एसबीआई का पैसा किसी का डूबेगा। यह केवल एक व्यर्थ का वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है, एक भय का माहौल खड़ा किया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे राफेल को लेकर के पहले खड़ा किया गया था। मुसलमान हर वो चीज चाहता है जो एक सिख भी चाहता है, हिंदू भी चाहता है, क्रिश्चियन भी चाहता है, यहूदी भी चाहता है और तमाम दूसरे जो धर्म है वो चाहते हैं। तो फिर स्पेशल स्टेटस आपको क्यों? अगर आपकी मांग भी वही है जो बाकी हिंदुस्तानियों की है, तो फिर आपको अलग चश्मे से क्यों देखा जाए? हाँ, क्यों देखा जाए? हम तो कह रहे हैं, हम तो इस देश के नागरिक हैं, नागरिक ही समझ के देख लिया जाए। लेकिन जब दूसरे लोग हमको ये देखते हैं कि हम टोपी और दाढ़ी और कुर्ता पैजामा पहने हैं तो हम आउटसाइडर हैं, हम बाहर से आए हुए हैं और हमारा जो है इस देश से कोई वो नहीं है, हमने इस देश में कोई योगदान नहीं दिया है। हमको योगदान जो हमारा देशभक्ति है वो हमको कदम कदम पे साबित करनी पड़े। तो ये हम खुद चाहते हैं कि हमको इस इमरान देश साहब का कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी साहब, आप माथे पर तिलक लगा दें, कलेवा पहन ले, कलेवा ही कहते हैं ना इसे, कलावा, हाँ कलावा पहन ले तो आप राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। इमरान साहब अगर टोपी पहन ले, ऊंचा पजामा पहन ले तो इनको शक की निगाह से देखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सच्चाई क्या है, पिछले वक्त में जो विपक्षी दल है उन्होंने जानबूझ करके मुसलमानों के नाम पर नुमाइंदगी ऐसे लोगों को दी है जिन्होंने इस चेहरे को खराब करने का काम किया। उदाहरण के तौर पर इरफान सोलंकी जैसे लोग विधायक बनाए जाते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, इमरान मसूद जैसे लोग कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी से नेता बनाए जाते हैं, या मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद जैसे लोग कौम के नेता बनाए जाते हैं। क्या वास्तविक सच्चे अर्थों में ये इमरान साहब भी महसूस करें, सैफ साहब भी महसूस करें, क्या वास्तविक सच्चे अर्थों में ये कौम की नुमाइंदगी कर सकते हैं?
आपराधिक तत्वों को अगर कौम का नुमाइंदा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये खतरे उत्पन्न होंगे। मैं एक गंभीर बात कह रहा हूं, आरिफ मोहम्मद खान जैसा जहीन नेता अगर गवर्नर बनाया जाता है तो कोई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी करती है कि भाजपा बनाती है कि नहीं बनाती है? कभी आपत्ति नहीं है। कोई पढ़ा लिखा प्रोग्रेसिव मुस्लिम आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर उसको हीरो बनाया जाना चाहिए। संकट तब उत्पन्न होता है जब जानबूझ करके कुछ खास चेहरे एक डिजाइन में फिट किए जाते हैं और उसके आधार पर हमेशा पीड़ित होने का राग गाया जाता है। इमरान साहब, ये बात तो सच है। अगर आप जरा सा नजदीक चले जाएंगे राकेश त्रिपाठी जी के और गुफ्तगू कर लेंगे तो हो सकता है आपकी टोपी को भी शक की निगाह से देख लें, आपकी कटी हुई मूंछ को भी शक की निगाह से देख लें, आपके कलमे को भी शक की निगाह से देख लें और ये भी शक कर लिया जाए कि ये जो मुसलमान है ये वो पक्का वाला मुसलमान है कि नहीं है। देखिए, आज क्या हो गया है कि जो हम अगर ट्रेंड बात जो है हुकूमत के मद्देनजर कर रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं जो हुकूमत को बेहतरी लग रही है, उनसे उनको कुछ फायदा है तो हमें कुछ मिल जाएगा। जैसे तमाम जज जो है बाद में जैसे ही रिटायर्ड हो रहे हैं वो कहीं के गवर्नर बन रहे हैं, कहीं के जो है राज्यसभा मिल रही है। ऐसा तो पहले भी हुआ है, कोई पहली दफा थोड़ी हो रहा है इमरान साहब। देखिए, अगर पहले गलतियां हुई तो आज भी गलती हो, ये तो नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल अगर नहीं पहले गलती हुई है तो अब वो गलतियां सुधारनी लेकिन चाहिए। आप उसे स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं। मैं कह रही हूं तो राजनीति हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हम आपको अपनी तकलीफ बता रहे हैं कि जो है हमें ये तकलीफ है कि देखिए कि जो भी जजमेंट आ रहे हैं, भाई कोई भी समाज में सबसे अहम चीज होती है अदलिया। अगर अदलिया में सबको भरोसा है कि यहाँ से इंसाफ हमको पूरा मिलने जा रहा है तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। तमाम जज निकल के आ रहे हैं कि प्रेशर हो रहा है, तमाम जज खुद कह रहे हैं कि ये हो रहा है, तमाम जजों पे इल्जामात लग रहे हैं, तो ये सफाई होनी चाहिए ना। अगर देश की न्यायपालिका पर इस प्रकार के सवाल खड़े किए जाएंगे तो मुझे लगता है कि इस देश के संविधान पर खतरा उत्पन्न होगा। इस देश की न्यायपालिका दुनिया भर के लिए उदाहरण है कि कैसे स्वतंत्र और पारदर्शी न्यायपालिका काम करती है। आप जिसका उदाहरण दे रहे हैं वो न्यायपालिका का इंटरनल मैटर था और वो उन्होंने सॉल्व कर लिया है। अरुण जेटली साहब ने खुद अपने उसमें कहा था 2013 में कि जो है और जो सुप्रीम कोर्ट में कि अगर जजेस जो है निकलने के बाद अगर कोई पद लेते हैं तो उनके जो जज की द्वारा किए गए जजमेंट हैं उस पर शक की निगाहों से देखा जाएगा। ये तो इन्हीं के पार्टी के लॉ मिनिस्टर। आपकी सत्ता मजबूत है तो कोई भी अगर उत्तेजित भाषण दे इस तरीके को, उसको सलाखों के पीछे क्यों नहीं डालते हैं? मैं नाम लेना अनुराग ठाकुर साहब ने क्या कहा ये भी आपको मालूम होगा। मैं एक नाम लेना चाह रहा हूं। राकेश भाई ने कहा ये विधायक अपराधी, ये बड़ा अपराधी, ये छोटा अपराधी, ये बम्बार्ड अपराधी। मैं नाम एक बहुत बहुत भयानक अपराधी का ले रहा हूं। वो जिला बदर थे, उनको अपने जिले में घुसने के लिए नहीं मिल रहा था, उन पे कई एक केस थे। फसाहत अली शानू, आजम खान साहब के पीए, बहुत बड़े अपराधी, जिला बदर कर दिया बीजेपी ने, वहां प्रशासन ने। जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की वो एक शरीफ आदमी हो गए। वॉशिंग मशीन है। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की बिल्कुल शरीफ, बहुत भोले और मासूम बन गए। राकेश जी, आखिरी 20 सेकंड सर, राकेश जी करना है थोड़ा सा। आपके पास आते ही गंगा में सारे पाप जो है वो धुल जाते हैं। बिल्कुल नहीं। कमीज एकदम ये इनके कमीज जैसी सफेद हो जाती है। ये गलत तथ्य है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी सजायाफ्ता हुए हैं और उनकी विधायकी गई है हमारे इसी शासन। सर फसाहत अली शानू पे बोल दीजिए। लेकर के हमारा विधायक है, तुम्हारा विधायक है, मेरी जाति का है, तुम्हारी जाति का है, मेरे मजहब का है, तुम्हारे मजहब का है, ये सब पहले होता था जनाब। अब तो कानून काम करता है। गलती जिसने भी की होगी दंड उसको मिलेगा, रंग उसने किसी भी रंग के पहन क्यों, उसका कुर्ता किसी भी रंग का हो, अगर अपराध किया है तो दंड पक्का मिलकर रहेगा। ये मोदी योगी की सरकार है। आदि महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन वहां शुरू हो गया। सीधे आपको लेकर अनंत आकाश की तरह है जिसने उसकी विविधताएं इंद्रधनुष के रंगों की तरह उभर करके सामने आ जाती है। और इंद्रधनुष की एक और विशेषता भी है, ये अलग अलग रंग जब एक साथ मिलते हैं तो प्रकाश पुंज बनता है जो विश्व को दृष्टि भी देता है और दिशा भी देता है। ये अनंत विविधताएं जब एक भारत श्रेष्ठ भारत के सूत्र में पिरोती हैं, तब भारत का भव्य स्वरूप दुनिया के सामने आता है। तब भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से
विश्व का मार्गदर्शन करता है। ये आदि महोत्सव विविधता में एकता हमारे उस सामर्थ्य को नई ऊंचाई दे रहा है। ये विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। मैं अपने आदिवासी भाई बहनों को और आदिवासी हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं को इस आयोजन के लिए बधाई देता हूं। साथियों, 21वीं सदी का भारत सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रहा है। जिससे पहले दूर सुदूर समझा जाता था, अब सरकार दिल्ली से चलकर उसके पास जाती है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसे मुख्य धारा में ला रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।